मैं हूं भरत कुमार और जैसा कि आपको पता है हम केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो। जैसे कि आपको पता है मैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल लेसन है उसको यहाँ पे इस चैनल के जरिए लेके आ रहा हूँ। तो ये आपके लिए बढ़िया है कि आप अपने बीए फर्स्ट ईयर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो बीए फर्स्ट ईयर एंड पॉलिटिकल साइंस का ये आज का 16 लेसन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। 16 लेसन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले आज जो एक पार्ट बन गया है वो इस चैनल पर उपलब्ध है। आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ रहे, वैसे भी मैंने समझा दिया कि राजनीतिक विकास क्या है, ठीक है ना। राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में जो डेवलपमेंट होता है, जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र का विकास होता है, अपने आर्थिक, राजनीतिक या शांत किसी भी क्षेत्र में अगर सामाजिक से राजनीतिक की और जब विकास होता है इन क्षेत्रों में, तब वो राजनीतिक विकास है वो बढ़ता है। तो इसके ये तो एक संक्षिप्त शॉर्ट बताया, लेकिन इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी इसके पहले वाले पार्ट में। तो देखिए, राजनीतिक विकास के चरण, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए? 3 लक्षण बताए। पहला है समानता, दूसरा समता, तीसरा विभेदीकरण, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लुसियन पाई ने राजनीतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा अपने विचार दिए। तो देखिए, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण है। राजनीतिक विकास क्या? संस्कृति का विसरण है और जीवन के पुराने प्रतिमानों को, जो प्रतिमान जो कह सकते हैं कि जो दृष्टिकोण पुराने, उन दृष्टिकोणों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने और उसके साथ सामंजस्य बैठाना है। ये एक तरह से राजनीतिक विज्ञान, अपने राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम समझते हैं। तो देखिए, हम अभी समझ रहे थे कि राजनीतिक विकास के जो 3 लक्षण बताए हैं वो किस तरह से यहाँ पे सामने से बैठते। तो देखिए, पहला है समानता। तो समानता के तौर पे देखिए, समानता का अर्थ नागरिकों को सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में समान भाग लेना चाहिए। मतलब राजनीतिक क्षेत्र की जो भी गतिविधियां होती है उनमें जब व्यक्ति के द्वारा समान रूप से भाग लिया जाएगा, या जो राजनीति उनको समान अवसर उपलब्ध करवाएगी, तो इस तरह से उन्हें राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग में अग्रसर बनाया जाता है। यानी ये डेवलपमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे जिनमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो। राजनीति के अंदर हम जब समझे तो दूसरा यहाँ पे ये है कि समानता का अर्थ नागरिकों को सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, जिससे कि नागरिकता में सक्रियता से, जो कहने का मतलब इक्वलिटी, हम राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भाग ले रहे हैं, राजनीति के द्वारा हमें जो अवसर दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वह समानता के आधार पर होने चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो राजनीतिक विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। तो ये पहला जो लक्षण है वो यहाँ पे सही बैठता है। दूसरी बात, यहाँ पे समानता का दूसरा अर्थ कानून का सार्वदेशिक स्वरूप होना चाहिए, यानी सभी जगह एक तरह से व्याप्त होना चाहिए कानून, और इसी तरह राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से कानूनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, यानी समानता, इक्वलिटी। तीसरा, समानता का अर्थ यह है कि इस राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय या सार्वजनिक पदों पर जो नियुक्ति होती है, कोई अपॉइंट होता है या जो भी वहाँ पे बैठता है सार्वजनिक पद पर, तो उन सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता तथा कार्य निष्पादन का मापदंड होना चाहिए। इन तीनों खंडों से यह जाना जा सकता है कि किसी भी देश में समानता का सिद्धांत किस स्तर पर लागू है। जैसे हमने इससे पहले के टॉपिक थे उसमें समानता के बारे में आया ही है। समानता का मतलब ये है कि व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में, गतिविधियों में समान रूप से अवसर लेने की भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से पद प्राप्त करने का, या जो नौकरी है उसके लिए उसे योग्यता के अकॉर्डिंग उसे उस पद को प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब उसके साथ समानता इस तरह से होनी चाहिए, यानी इक्वलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब वह राज्य का नागरिक है तो इस नाते उसे पूर्ण रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए जो बाकी लोगों को भी प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया समानता। इस तरह से राजनीतिक विकास का एक कह सकते लक्षण है, ये प्रकट होता है। दूसरा है समता, ठीक है ना। तो समता को लेके यहाँ पे किसी राज्य या सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता, कोई भी राज्य का कार्य करना है तो उसको कार्य करने के लिए क्षमता, ठीक है ना, हमें कह सकते हैं कि क्षमता होनी चाहिए। अब क्षमता को यहाँ पे ये समझना है कि क्षमता का दूसरा अर्थ है कि सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता और योग्यता होनी चाहिए, योग्यता से संबंध बैठाएंगे। और क्षमता का तीसरा अर्थ ये है कि प्रशासन में जो शासन चल रहा है, प्रशासन में विवेकपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोणों का उत्पन्न होना है, और इन मापदंडों से किसी भी देश की क्षमता का ज्ञान होता है, यानी कितनी कैपेबिलिटी है उनमें किसी भी शासन व्यवस्था को, उस देश की व्यवस्था को हैंडल करने में, देश की शासन व्यवस्था गतिविधियों को चलाने में। तो ये क्षमता है वो उस देश में, उस नागरिकों में होनी चाहिए। इस तरह से जो राजनीतिक विकास है वो आगे बढ़ता है। तो ये लक्षण हो गया तीसरा।
एंड तीसरा है, क्योंकि पहला दूसरा देख लिया, अब तीसरा देखो विभेदीकरण। विभेदीकरण को यहाँ पे ऐसे समझना है कि विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, समाज और राज्य के जो अलग अलग जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों, पदों व विभागों का सुस्पष्ट होना। मतलब जो सरकारी संस्थान में या कह सकते गवर्नमेंट में जो अलग अलग संस्था वगैरह हैं उन सभी के अलग अलग स्पष्ट कार्य होने से उनके बीच में विभेद होना चाहिए, ताकि वे अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके। यानी कोई भी चीज़ है जब वो हो रही है तो उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उनके बीच में विभेद होना चाहिए, तभी कोई भी कार्य है वो उस प्रशासन, उस अंग द्वारा व्यवस्थित रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको और अच्छे से देखें, सुस्पष्ट होना कार्यों में निश्चित करना भी जरूरी है, और व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता होना चाहिए। क्लेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। राजनीतिक विकास के अंतर्गत हम देख रहे हैं गतिविधियों में तो हर कार्य के हर अंग का या विभाग का एक अलग का दृष्टिकोण होता है, उसकी कार्य प्रणाली अलग होती है, तो उसमें विभेदीकरण होना चाहिए। विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन हो। और जब यहाँ पे कहा गया है कि कोई जटिल प्रक्रिया है तो उसके लिए एकीकरण की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जब कोई मिल करके व्यवस्था को सही तौर पे या उस व्यवस्था का लक्ष्य वो प्राप्त किया जा सके। तो राजनीतिक विकास के 3 लक्षण है वो जो लुसियन पाई ने यहाँ पे बताए हैं। अब ये जैसे डेफिनेशन थी लुसियन पाई के द्वारा दी हुई है कि राजनीतिक विकास के लक्षण के बारे में क्या हम समझे, तो लुसियन पाई ने ये कहा है, तो आपको इसको समझना है, नोट करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अल्फ्रेड डायमंड ने इसके बारे में यहाँ पे कहा है। तो देखिए, राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकारों या मतलब नए जो हो जाते हैं टाइप अलग अलग, तो राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों की निरंतर सफलता रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहनी चाहिए। डेवलपमेंट तभी होगा जब हम आगे बढ़ेंगे, निरंतर हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जो अरेंजमेंट है उसमें हम सफल हो पाएं। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि इसके जो लक्षण है, इसको यहाँ पे 3 हम दृष्टिकोण यहाँ पे समझे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे हम पढ़ रहे राजनीतिक विकास की विशेषता क्या है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए राजनीतिक विकास की विशेषता। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, राजनीतिक विकास की विशेषताओं के ऊपर बात करें तो डॉन्ड के अनुसार राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषता हैं। डॉन्ड जो विद्वान है उन्होंने कहा है राजनीतिक विकास की 4 विशेषता हैं। तो पहली, समान के प्रति ऐसी सामान्य भावना जिससे राजनीति में भाग लेना और राजनीतिक पदों के लिए प्रतियोगिता करने के अवसरों की अनुमति रहे। समानता के प्रति सामान्य, यानी पहला तो हो गया पहली विशेषता तो ये हो गई कि समानता का व्यवहार होना चाहिए उस राजनीतिक गतिविधियों सबके प्रति। और दूसरा है अवसर उपलब्ध होना। अवसर यानी लोगों को राजनीति के अंतर्गत रह रहे हैं, समाज में रह रहे, राज्य में रह रहे हैं, तो उसे अपनी आगे बढ़ने की जो चाहत होती है, जो उपलब्धि वो चाहते हैं, उसके लिए उनके प्रति राज्य के द्वारा समानता का व्यवहार किया जाएगा, समान अवसर मिलेंगे उन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो ये जब होगा तभी राजनीतिक विकास हो सकता है। तो ये पहली विशेषता है कि राजनीतिक विकास तब होता है जब ये उपलब्ध होता है, ये व्यवस्था होती है। दूसरा देखें, राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण, उसके क्रियान्वयन की क्षमता, ठीक है ना, यानी नीति और जो कार्यविधि उनकी क्षमता। तो दूसरी विशेषता हो गई नीतियों के क्रियान्वयन की क्षमता। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विकास हम दृष्टिकोण को देख रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए जो जिस तरह से प्रशासन के द्वारा नीति मतलब वहाँ के नागरिकों के लिए नीति व्यवस्था जो बनाई जाती है उसका क्रियान्वयन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और क्रियान्वयन की जो क्षमता है वह राजनीतिक विकास को एक नया मुकाम या नई उपलब्धि है वो उपलब्ध करवाती है, यानी आगे बढ़ता है राजनीति का। इस तरह से डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल अपने कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो इस तरह से बढ़ेगा जब
नीतियों का सही तरह से क्रियान्वयन हो और इसकी क्षमता उस राज्य में हो। तो इस तरह से दूसरी विशेषता होती है राजनीतिक विकास की। तीसरा देखें, राजनीतिक कार्यों का ऐसा विभिन्नीकरण या विशेषीकरण हो, स्पेशलाइजेशन हो कि जो उसकी समग्र एकता की कीमत पर न हो। तो ये यहाँ पे मैं नोट नहीं करूँगा, बस आज के इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस तरह लौकिकरण हो जिससे कि राजनीतिक, धार्मिक और प्रभाव से पृथक रह सके। मतलब राजनीतिक जो है दृष्टिकोण हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना कि राजनीति की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि वह किसी भी धार्मिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, यानी राजनीति है वो धार्मिक नहीं हो जाए, क्योंकि राजनीति और धार्मिक जो व्यवस्था दोनों अलग होती है, दोनों का चित्र अलग है, तभी राजनीति है वह अपना सही तरह से डेवलपमेंट कर सकती है। तो राजनीति है, राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो इस तरह से लौकिकरणीय होनी चाहिए, यानी उसका जो एक उद्देश्य है जिसमें राजनीति धार्मिक उद्देश्यों और प्रभाव से पृथक रहे, यानी उसका धार्मिक प्रभाव है उसके ऊपर, राजनीति के ऊपर नहीं पड़े। तो इस तरह से धार्मिक प्रभाव से पृथककरण। तो यहाँ पे पृथक, ये विशेष ध्यान रखना है, पृथक होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो प्रक्रिया है वो धार्मिक प्रभाव से पूर्णतः अलग होगी, तभी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो सही से काम होती है। धार्मिक जो व्यवस्था राजनीति में आ जाती है तो राजनीति और धार्मिक दोनों ही दूषित हो जाती है विचारधारा। तो इस तरह से ये विशेषता हो गई इसकी। अब तीसरी, आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को माना है, वो आप नोट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि भाई आमंड ए पॉवेल के अनुसार राजनीतिक विकास की क्या विशेषता है। ठीक है ना, आमंड एंड पॉवेल के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूं। पहली है भूमि का विभिन्नीकरण। पहली भूमिका विभिन्नीकरण, और दूसरा है यहाँ पे उपव्यवस्था स्वायत्तता। मैं आपको समझाऊंगा ये तीनों पॉइंट क्या हैं। आपको पहले ये समझना है कि ड्यूसन पाई मतलब आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक विकास के 3 विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया है। लौकिकरण, ये तो अभी जस्ट हमने देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम लौकिकरण की विशेषता के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो विशेषता है 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आमंड एंड पॉवेल ने राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताई है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आमंड व पॉवेल ने राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि विभिन्नीकरण का मतलब ये है कि एक व्यवस्था को दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वरना क्या होता है कि जो भी गतिविधि होती है एक दूसरे से प्रभावित हो जाती है, तो उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे भूमिका है वो विभिन्नीकरण होना चाहिए। पहली बात है भूमिका विभिन्नीकरण। तो जितना कि भूमिका विभिन्नीकरण की बात है, सोवियत संघ में संरचनाओं का विभिन्नीकरण है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, किंतु भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं पाया गया है। इस कारण आमंड और पॉवेल पाई ने एक कदम आगे जाकर राजनीतिक विकास के लिए ऐसी संरचनात्मक विभिन्नीकरण आवश्यकताओं को माना है जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण है, यानी अलग अलग दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए हम समझ लें किसी राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है ना, विभिन्नीकरण क्या है तो समझ लीजिए। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका और कार्यपालिका की भूमिका का निष्पादन, राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका ही भूमिका का निष्पादन करती है, मतलब वहाँ पे उस राजनीतिक गतिविधियों में वो कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे तो इसके भूमिका विभिन्नीकरण माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे तो उसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे हम मानते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका,
तो विभिन्नीकरण का मतलब ये जो कार्यपालिका के जो क्षेत्र हैं वह उसे करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि वो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का भी कार्य करना लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक विकास तभी होगा, उसकी विशेषता यही है कि भूमिका विभिन्नीकरण, जो राजनीतिक विकास के लिए कार्यपालिका की जो भूमिका वो निभाएगी, तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका की तो वो भी अपना रोल अदा करेंगे, वे अपनी जो कह सकता है कि उसका जो राजनीति में जो योगदान है तो वो अपना कार्य करेंगे। तो इस तरह से सभी अपने स्वतंत्र रूप में कार्य करें, यानी उनका भूमिका है वो विभिन्नीकरण होना चाहिए, उनका अलग अलग दृष्टिकोण है। नेक्स्ट देखें उपव्यवस्था, जैसे बात हुई ना अभी, उपव्यवस्था स्वायत्ता क्या है, तो इसको देखिए। उपव्यवस्था की स्वायत्ता शक्ति के एक स्थान पर केंद्र के स्थान पर विकेंद्रीकरण, बहुत ही अच्छा कहा गया है, यानी इसका ये मतलब है विकेंद्रीकरण। तो आपको पता ही है जब राजनीतिक विकास तभी होता है जब सभी के पास राजनीति के बढ़ने के अवसर उनके पास हो। तो विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि राजनीति का जो शक्ति केंद्र है वो एक केंद्र के पास नहीं हो, उस शक्ति को पूरे राज्य में सबके पास उस शक्ति का स्रोत है, यानी विकेंद्रीकरण है, शक्ति है वो विकेंद्रीकरण, सब अलग अलग केंद्र हैं इसका, इस वजह से राजनीतिक विकास हो पाता है। जो भारत की शासन व्यवस्था में ये बहुत जरूरी देखा गया है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है, इसलिए तो गाँवों की अलग सरकार होती है, मतलब पंचायत समिति वगैरह। तो इस तरह से ये जो सरकार का जो रूप है, शक्ति का रूप है राजनीति के अंदर, वो है विकेंद्रीकरण। उपव्यवस्था स्वायत्ता वाली राजनीतिक व्यवस्था में सारी मांगे सीधी एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं होती है, बिल्कुल केंद्र के पास पूरी शक्ति नहीं होगी। अन्य संरचनाओं को तथा उपव्यवस्थाओं को स्वायत्ता होने के कारण उसके निर्णय में रूपांतरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर होती है। केंद्र के बाद शक्ति का बंटवारा है वो राज्य के पास, अगर राज्य के से बात यह है जो स्वायत्ता है वो गाँवों, यानी अलग अलग गाँवों तक की सरकार है वो पहुँच जाती है, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, ठीक है ना। भारतीय शासन व्यवस्था में आप देखा गया शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिसका अंतिम जो स्रोत है गांव यानी ग्राम पंचायत होती है। इस तरह से शक्ति है सब के पास होती है राजनीति की, तो वे अपना दृष्टिकोण, अपना जो विकास है उस तरह से कर पाते हैं। नेक्स्ट देखें, आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता की बात की है, वो है लौकिकीकरण, ठीक है ना। तो इसको देखें, लौकिकीकरण की बताइए। लौकिकीकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से, परंपरागत संस्कृति से, अपनी जो संस्कृति वैल्यूज है उसको लेकर है। तो यहाँ पे देखिए परंपरा से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ सभी बढ़ सकते हैं, जबकि व्यवस्था व समाज नहीं जिसमें पाई जाए राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में तो ये है कि राजनीति समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों से है और उनमें परिवर्तन से है। मतलब लौकिकीकरण का मतलब क्या, संस्कृति, और संस्कृति का मतलब राजनीति के अंदर लोगों के जो व्यवहार है, रीति रिवाज, जो परंपरा है, वे जब राजनीति में आते हैं तो उस परंपरा को लेके आते हैं, तो उनकी मर्यादा है, उनका जो सम्मान है वो रखना चाहिए। उनके वो रीति रिवाज ही आगे बढ़कर कहीं ना कहीं राजनीति का विकास करते हैं, उनके राजनीति में परिवर्तन करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं। तो राजनीति का आधुनिकीकरण होता है तो राजनीतिक विकास हो जाता है। तो इस तरह से लौकिकीकरण, इस तरह से ये आपको समझना है। आमंड एंड पॉवेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषता है जो बताइए आपको, विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ओके। तो देखिए अब हम पढ़े राजनीतिक विकास के चरण। राजनीतिक विकास के चरण, तो देखिए इसमें हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 चरण या अवस्था है। अब वो 3 क्या है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, ये हो गया पहला। और दूसरा जो स्तर है मैं आपको बताना चाहिए किसने ये कहा है, तो हंटिंगटन। तो इसको यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि इस विद्वान ने यहाँ पे इसका थोड़ा नाम अलग है, हंटिंगटन। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजनीतिक विकास के चरण की। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंटली और अच्छे से ध्यान देना है कि हो सकता है
हंटिंगटन के विचार आ जाए कि उसके अनुसार राजनीति विकास के चरण। तो पहला चरण तो हो गया सत्ता की बुद्धि संगता। सत्ता का जो बुद्धि संगत जो स्तर होता है उसकी हम बात करें, बुद्धि संगता का स्तर हो गया। और दूसरा है, अब पहले में क्या है इसमें देखिए, अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो। राजनीतिक विकास का पहला जो हंटिंगटन के अनुसार प्रकार है वो है सत्ता की बुद्धि संगता का, यानी बुद्धि की किस तरह से संगत है यहाँ पे। तो इसमें ये कहेंगे अनेक स्थानीय सत्ता विकेंद्रीकरण के स्थान पर ये क्या कहता है, एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण होना चाहिए। ये हंटिंगटन के अनुसार है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण। नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण, तो इसमें देख लीजिए कि इसके द्वारा विशिष्ट रचनाओं का विकास राजनीतिक विकास की दूसरी अवस्था है। यानी जब अलग अलग राजनीतिक संरचनाएं हैं जो विकसित होगी तब राजनीतिक विकास है वह दूसरी स्टेज की ओर जाएगा। ठीक है ना। विकास क्या होगा, नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण। जब राजनीति के अलग अलग नए नए कार्य आएंगे उनमें डिफरेंस होगा, वे सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। तो इस तरह से राजनीतिक विकास की ये जो दूसरी अवस्था आएगी। और तीसरी राजनीतिक विकास की तीसरी जो अवस्था है, हम तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था बताइए हंटिंगटन ने, अभिवृद्ध सहभागिता। तो ये ध्यान रखना है, तीन हैं जो राजनीतिक विकास के चरण बताया हंटिंगटन ने। तो हंटिंगटन के अनुसार देखिए, अभिवृद्ध सहभागिता को परिसरीय सामाजिक समूह और समाज के भागों में धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर। यानी जो सहभागिता मतलब जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण के अंदर जो गतिविधियों में राजनीतिक होते हैं उनकी भागीदारिता को महत्व दिया गया है और धीरे धीरे इनका केंद्रीकरण किया जाए। जो सहभागिता हो रही है उन सबकी, उनका क्या करना चाहिए, सहभागिता यानी उनका केंद्रीकरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये हंटिंगटन के अनुसार तीन है जो राजनीतिक विकास के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने राजनीतिक विकास के प्रकार बताए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अर्गन सिंह के अनुसार, अर्गन सिंह ने अपनी पुस्तक स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय गंतव्यों के राष्ट्र के मानवीय भौतिक स्रोतों का उपयोग करने में सरकार की बढ़ती हुई कार्य क्षमता या कार्य दक्षता के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। और इसके अनुसार ही उन्होंने आगे चलकर सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं करने या करने की दिशा में कुछ व्यवधान या कैसे तरीके बताए। तो देखिए, उनके अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर है। मैं यहाँ पे आपको नोट करवाना चाहूँगा और आप यहाँ पे जो कहें अर्गन सिंह के अनुसार राजनीतिक विकास के जो स्तर है वो आप जरूर नोट करें, क्योंकि मैं सबके यहाँ पे जो प्रकार है वो यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एग्जाम में जब भी कॉलेज के एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको जब लिखना होता है तो कम से कम उनके पॉइंट होने चाहिए। तो हाँ, तो देखिए जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के प्रकार ये कहे यहाँ पे चरण वो क्या है। तो अब हम जस्ट आगे देख रहे हैं अर्गन सिंह के अनुसार। अर्गन सिंह ने ये जो प्रकार बताए हैं वो अपनी पुस्तक के अंतर्गत इसका वर्णन किया, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो वो है यहाँ पे कि स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो विकास है उसके स्टेज है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उसमें ये 4 जो प्रकार हैं या कहे चरण, राजनीतिक विकास के 4 चरण या 4 स्तर समझ लीजिए, वो अर्गन सिंह ने बताया है। तो पहला देखो, आदिम एकीकरण की राजनीति। अब ये किस तरह से एक प्रकार है उनका जो कम समझते हैं। तो देखिए, आदिम एकीकरण की राजनीति पहला इसका प्रकार है। यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। किसके अकॉर्डिंग, अर्गन सिंह के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास का पहला चरण क्या है, आदिम एकीकरण की राजनीति। इसको देखें, यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। इस अवस्था में राष्ट्रीय जो सरकारें हैं वह अपनी जनता पर, जो जनसंख्या है, ठीक है ना, सरकारें अपनी जनसंख्या पर राजनीतिक व प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। वस्तुतः शरण राज्य की सुव्यवस्था का शरण है। इसमें राज्य के चारों तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से पहला हो गया कि इसके अंदर क्या होता है,
तो इसको समझना है, जैसे कोई राज्य होता है, जैसे कोई राज्य है, तो राज्य के अंदर जब सरकार होती है तो स्टार्टिंग में क्या करती है, अपनी जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को क्या करती है, राजनीतिक तौर पे या प्रभावशाली के तौर पे उस पर अपना प्रभाव है वो जमाती है, उनको अपने नियंत्रण में लाती है। और इस तरह से ये पहला, यानी कोई भी राज्य बनता है तो राज्य के ऊपर सरकार कब स्थापित होगी, जब उसका प्रभाव हो लोगों पर, और प्रभाव होने से, अब प्रभाव के अंदर वह राज्य कब होता है, तो राज्य में आपको बता दिए, राज्य में भूभाग निश्चित सरकार जनसंख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक विकास का ये पहला चरण है, जब लोग हैं वो अलग अलग थे, उनके ऊपर कोई एकीकरण जैसी व्यवस्था नहीं थी, तो राजनीतिक विकास भी नहीं होगा। तब उन आदिम जो व्यवस्था थी उसका एकीकरण किया गया, एकीकरण करने की राजनीति, यानी राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत सब लोग एकत्रित हुए, तभी राजनीति का पहला चरण है वो स्टार्टिंग हुआ विकास का। दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति। औद्योगिकरण की राजनीति को देखें, राजनीतिक विकास का यह चरण औद्योगिकरण की प्रक्रिया तथा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं, सहभागिता का विस्तार और अभी राष्ट्रीय सहभागिता का विस्तार और अभिवृद्धि, राष्ट्रीय एकीकरण, सहभागिता एवं अभिकरण। तो ये हो गया, जैसे समझ लेते हैं। दूसरा क्या कि जब स्टार्टिंग में लोग एकत्रित होने लगे, राजनीति के बारे में नॉलेज करने लगे, तो अब राजनीति को और विकास के लिए इंडस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए। जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होगा तो उससे राजनीतिक डेवलपमेंट ही होगा। तो इस तरह से दूसरा यहाँ पे है कि औद्योगिकरण की राजनीति, यानी जो बड़े औद्योगिकरण जो क्षेत्र होते हैं वे किस तरह से राजनीति में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी पार्टी को चंदा देना वगैरह, इस तरह से राजनीतिक विकास प्रभावित होता है। तो दूसरा चरण है राजनीति की सब औद्योगिकरण की राजनीति, जिसमें उन औद्योगिकरण की सहभागिता होगी। तो राजनीतिक स्तर पर जो औद्योगिकरण की सहभागिता होती है जिससे राजनीतिक विकास को देखा जाता है, तो दूसरा चरण ये। तीसरा देखें, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, जनता को शोषण से मुक्त रखना, जनता को शोषण से मुक्त रखना तथा पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित करना, तो लोक कल्याण की भावना। ये एकदम इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे समझना है, क्योंकि देखो राजनीतिक का जो क्षेत्र है विकास कब होगा, जब उसमें लोग रहेंगे और लोग राजनीति के प्रति एक्टिव होकर काम करेंगे, उस राजनीति को अपना मानेंगे और सोचेंगे कि मैं राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग लूँ, राजनीतिक गतिविधियों में अपना पूरा योगदान दूँ तो मेरा भी विकास होगा। इस तरह से लोग हैं वो राजनीति में कब भाग लेंगे, कब उसके और अभिवर्त होंगे, कार्य करेंगे, जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि राजनीति है वो अच्छा कर रही है, राजनीति की जो भावना कैसी है, लोक कल्याण की भावना है। इस तरह से लोग है वो राजनीति के प्रति एक्टिव रहेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय लोक कल्याण की जो राजनीति है, यानी जिस तरह राजनीति है वो राष्ट्रीय लोक कल्याण की नीति पर चलेगी तो राजनीतिक विकास भी होगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो अग्रसेन के अनुसार हो गया। अब चौथा चरण राजनीतिक विकास का समृद्धि की राजनीति। समृद्धि की यानी पूरी तरह से समृद्ध होगा तभी राजनीति का भी विकास होगा। इसको देखें यहाँ पे, समृद्धि की राजनीति का स्तर जो आजकल अमेरिका में आने लगा है, यह स्तर वैज्ञानिक प्रविधि यानी नए नए टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक तरीकों से राजनीति को विकसित करने के तरीके यहाँ पे अपनाए गए कि किस तरह के राजनीति को बनाए, तो उसके तरीके अलग अलग, राजनीति को डेवलपमेंट करने के अलग अलग वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में है। तो अत्याधुनिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादकता और इसमें हर एक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि हो, यह राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो इसमें ये ध्यान दीजिए कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। यानी क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धतियों को, टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा आगे डेवलपमेंट और आधुनिकीकरण किया जाए और राजनीति को समृद्ध बनाया जाए। तो समृद्ध की राजनीति, इस तरह से राजनीति विकास के ये डेवलपमेंट के जो चरण है वो अग्रसेन ने बताए हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें राजनीतिक विकास के बारे में। तो राजनीतिक विकास के साधन कौन कौन से हैं, राजनीतिक विकास के साधन वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राजनीतिक विकास के साधन आपको ये समझना है और ये लास्ट पॉइंट है। इसके साथ ही अपना जो ये 16 लेसन का सेकंड पार्ट है वो एंड हो जाएगा। तो देखिए
भिन्न अभिकरण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाले जो साधन है वो है क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। पहले तो साधन क्या हो गए? क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा है सेना, चौथा राजनीतिक विकास का साधन आधुनिक नौकरशाही का विकास। पांचवा है राष्ट्र भावना का विकास। एंड 6 नंबर जो साधन की जैसे बात करें तो 6 नंबर साधन लोकप्रिय राजनीति सहभागिता का विस्तार। तो इस तरह से एक बार ध्यान दे दीजिए और इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, राजनीति विकास के साधन जो राजनीति के विकास के एक ड्राइव के तौर पे काम करते हैं, राजनीति को विकास करने के लिए कौन कौन से साधन हैं जो राजनीतिक विकास के तौर पे काम आते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। पहला है क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक विकास के तौर पे देखिए तो क्रांतिकारी नेता किसी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, राजनीति के अंदर आते हैं, वो किसी भी संकट के समय आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनके अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ और चिरस्थायी नीतियां तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो व्यक्ति राजनीति में आते हैं, जो नेता हैं, उन नेताओं का, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो स्तर होता है, यानी व्यक्तिगत जो लेवल है उनका, ठीक है ना, उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली है, तो वे अवश्य सफल होंगे। और जब राजनीति में वे व्यक्ति आ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, अगर वे सफल होंगे तो राजनीति का विकास स्वाभाविक होगा। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए। और जो राजनीति के अंदर जो नेता आ रहे हैं उनको वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य रखते हुए पुरानी और आधुनिक परिस्थितियों को समझते हुए राजनीति को चलाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पुराने रीति रिवाज को भूले, नए तरीकों को अपनाए, तो ऐसा नेता ज़्यादा टिक पाता है। तो नए और पुराने प्रतिमान या जो व्यवस्था है उसको सामंजस्य करते हुए राजनीति को चलाए। तो इस तरह से जब नया नेता, राजनीति में जो नेता आते हैं वो जब सफल होंगे तो राजनीतिक विकास भी होगा। यानी साधन के तौर पर पहला हो गया राजनीतिक सहभागिता के अंदर नेता की भागीदारी, ठीक है ना, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। दूसरा बात करें, पहला हो गया। दूसरा राजनीतिक दल बहुत ही जरूरी है। राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। लोग जब राजनीति में सहभागी होंगे, बढ़ेंगे, तो राजनीतिक विकास होगा। तो राजनीतिक दल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से देखिए इसके राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल का प्रयोग होता है। जैसे भारत में अलग अलग दल हैं तो उनकी राजनीति भी अलग अलग तरीके से होती है। तो इस तरह से उनका जो राजनीतिक विकास का जो विकास होता है वह कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक दल पर डिपेंड करता है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं वह राजनीतिक विकास को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर लोगों की सहभागिता को ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब विशिष्ट और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास के नेतृत्व प्रदान करने में असफल होते हैं तो विकासशील देशों के सामने एक विकल्प आ जाता है कि हम किस तरह की रणनीति और किस तरह के दल हैं उनके स्वभाव को अपनाएं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें सेना, ठीक है ना। सेना भी एक तरह से राजनीतिक विकास की भूमिका निभाती है। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट रखना है कि सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशल और कार्यकुशलता के साथ आधुनिक बनाना होता है, ठीक है ना, कि राजनीति है वो अपना क्षेत्र है वो विकसित करें और ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं प्रजाभावी या लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करें। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो सेना का उद्देश्य है वो उस राजनीति के प्रति है तो समर्पित होता है। तो विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है। और कहीं भी क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो
गिर जाती है, यानी राजनीतिक दल जो होता है, जिस पार्टी है, जो भी सरकार है वो गिर जाती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ की सरकार है वो स्थापित होती है। कहीं पे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए तो वहाँ की जो सरकार है वो उस राजनीतिक व्यवस्था को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से राजनीतिक विकास फिर उनके सपोर्ट से आगे बढ़ता है। तो ये सेना है वो राजनीतिक विकास के एक साधन के तौर पे है। नेक्स्ट देखें आधुनिक नौकरशाही का विकास। जो जैसे कहते हैं कि शासन प्रशासन में जो सरकारी जो पद होते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते काम करते हैं, उनको कहा गया है आधुनिक नौकरशाही। तो आधुनिक नौकरशाही का विकास यहाँ पे देखिए, परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयत्न करती है और नौकरशाही जो है वो व्यवस्था को परिष्कृत और विकसित करती है। इसी के साथ राजनीति के अंतर्गत कुशल और सुदृढ़ नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास का पथ है वो प्रशस्त होता है। यानी अलग अलग नए जो व्यक्ति हैं जब राजनीति में आते हैं और सरकारी गतिविधियों में जब वे सम्मिलित होते हैं तो राजनीतिक विकास को और विकसित और सुदृढ़ करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र की भावना का विकास। जब लोगों में उस देश के प्रति राष्ट्र की भावना का विकास होगा तभी वह राजनीति को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राजनीति है वो देश से जुड़ी होती है। तो देश से जुड़े लोगों का लगाव उस देश के प्रति हो, लोगों को उस देश और उसकी राजनीति के प्रति कुछ अच्छा करने की भावना हो, यानी राष्ट्रीय भावना जब राजनीति में आएगी तब राजनीति का विकास होगा। फिर लास्ट एंड फाइनल जो अपना पॉइंट है वो है लोकप्रिय राजनीति की सहभागिता का विस्तार। लोकप्रिय यानी अपनी जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, तो ये ध्यान रखना है जहाँ पर शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, लोकतंत्रीय, तो वहाँ की सरकार भी कैसी होगी, लोकप्रिय होगी। तो सरकार लोकप्रिय होगी, वहाँ की राजनीति लोकप्रिय होगी, तो इस तरह से राजनीतिक विकास होगा। और जो सरकार है वो जब लोकप्रिय होती है तो लोगों की सहभागिता क्या है, बढ़ जाती है, यानी सहभागिता का विस्तार होता है। लोगों की सहभागिता का विस्तार होगा मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग लेंगे और इस तरह से राजनीति के विकास को वो और आगे तक लेके जाएंगे। तो ये कब होगा, जब राजनीति कैसी हो, लोकप्रिय हो। तो ये जो थे वो राजनीतिक विकास के साधन थे। तो इस तरह से अपना जो ये लेसन है वो यहीं पे समाप्त होता है और इस 16 लेसन के 2 पार्ट है, यानी ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। इसके बाद नया जो लेसन होगा वो 17 होगा। तब तक पढ़ते रहिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।